हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ जो कि आपके बीबीए, बीकॉम और हो सकता है बाकी भी स्ट्रीम्स में हो। ठीक है, तो जो भी स्ट्रीम वाले हो बता देना एक बार कि बीबीए, बीकॉम के अलावा हमारे में भी है ये, आई थिंक एमबीए, एमकॉम में भी होगा, तो हम इसको कवर करेंगे। ओके, सो उससे पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग का इसमें दिमाग नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि आप लोग को लगता है अरे यार मैम क्या लाइक क्या सब्सक्राइब समय वो होगा। अरे कुछ समय नहीं होता वो। आप लोग पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करिए, आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और हम शुरू करने वाले हैं अपने कंपनी लॉ के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूनिट 1 आज कवर होगी एंड नेक्स्ट हम पूरा सिलेबस जो है वो 3-4 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में जैसा कि आपको पता है मैं आपको मैराथन दे देती हूँ जिसमें आप सारा कंटेंट एक बार में गो थ्रू कर सकते हो एक ही वीडियो में। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो मैंने आज पूरे टॉपिक्स लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि क्या है इसमें, तो मैंने पूरा मेंशन आज यहाँ पे कर दिया है। ऑल दो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करते हो। तो टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है, पहले तो देखो मीनिंग, डेफिनेशन कि क्या है तुमको ये पता होना चाहिए, फीचर्स, टाइप्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेजेस क्या हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो ये हम बात करने वाले हैं, कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करेंगे। कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेजेस होती है, कैसे वो फॉर्म होती है वो डिस्कस करेंगे। तो मतलब ओवरऑल आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो कंपनी का यहाँ मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यार मैंने कंपनी के बारे में सुना नहीं, आज पहली बार ये शब्द मेरी ज़िंदगी में आया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कंपनी के बारे में पढ़ के भी आए हो, जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं ऑफकोर्स आपने पढ़ा है 11th-12th में, तो नथिंग इज़ न्यू टू यू कि कंपनी के हम नहीं जानते कुछ भी। हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड वाले थोड़ा उनको हो सकता है, बट उन्होंने कंपनी का नाम सुना होगा। तो क्या है कंपनी, व्हाट इज़ कंपनी? खुद सोचो क्या है कंपनी। मैम कंपनी में हम सब लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक साथ आके कंपनी बनाते हैं, मैम बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये है कंपनी। अच्छा, कुछ तुमको लग रहा है कि कंपनी में कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो तुमको लगता है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में तुम नहीं करते, जो तुम्हें यहाँ करनी पड़ रही है। मैम कुछ कुछ तो याद आ रहा है कि ये जो कंपनी होती थी ना उसकी लाइबिलिटी ना मैम उधर अनलिमिटेड थी, तो यहाँ पे एक फ़ायदा मिलता था कि लिमिटेड हो जाती थी मेंबर्स की लाइबिलिटी, और यहाँ पे शेयर लोग खरीद के शेयर होल्डर बनते हैं, पार्टनर नहीं होते हैं। ऐसा हमने सब समझा था, थोड़ा बहुत याद आ रहा है धुंधला धुंधला। ओके, कुछ कुछ हद तक तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बट हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन दिखा देती हूँ जो कि हमारी कंपनी के सेक्शन 2 क्लॉज 20 की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है वो? सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हमें कहता है कि एक कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड की गई है अंडर दिस एक्ट। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनियां बनाई गई हैं वही कंपनी है। क्या बोल रहा है? सिंपल कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मैम प्रीवियस कंपनी लॉ का क्या मतलब हो गया? इससे पहले भी कंपनी के लॉ थे, ऑफ कोर्स बहुत थे। ठीक है, इससे पहले वाला जो कंपनी का लॉ था वो 1956 वाला था, उससे पहले भी। तो उन सब के तहत जो भी कंपनियां बनाई गई हैं या 2013 कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी बनाई गई है उससे ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपनी। तो डेफिनेशन जो आपके सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दी है कंपनी एक्ट 2013, तो तुमको बस इतना बता के छोड़ देगी कि देखो बेटा कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर या उससे प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी हुई है। ठीक, इतना माइंड में सेट हुआ। ये डेफिनेशन लिख के आओगे, ये सेक्शन वगैरह मेंशन करोगे तो अच्छा खासा एक इंप्रेशन बना ले जाओगे, और कुछ है नहीं डेफिनेशन में, याद हो जाएगी। बट मैम मुझे डिटेल में बताइए, इन्होंने तो ये बोल दिया कि वो कंपनियां जो इसमें रजिस्टर्ड है या पहले रजिस्टर्ड हैं
इनकॉर्पोरेट हुई है उसके तहत, वो हो गई कंपनी। अब आप हमें ये तो बताइए आखिरकार कंपनी क्या है, थोड़ा और डिटेल में। तो देखो कंपनी, तुमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं बिजनेस करने के, या तो मैं अकेले करूं या तो मैं पार्टनर्स के साथ करूं। अब तीसरा फॉर्म आता है कि या तो तुम कंपनी बना लो। क्या बना लो? कंपनी बना लो। मैम कंपनी कैसे बनेगी? सब सीखोगे। कंपनी होती क्या है पहले ये सीख लो। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। मैम पर्सन है? हाँ बेटा, इसको माना जाता है कि ये आर्टिफिशियल, नकली, मतलब तुम इंसान नेचुरल हो, खा सकते हो, शादी कर सकते हो, खुदा ना खास्ता डाइवोर्स भी ले सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, तुम ये सब कर सकते हो। क्या कंपनी शादी करेगी, तलाक लेगी, ये सब करके फिरेगी? नो मैम। लेकिन जैसे तुम कर सकते हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन, ठीक है, पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है। अपने नाम पे चीजों को खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो एक पर्सन की तरह वो भी काम कर सकती है, कर सकती है। यस मैम, बट तुम्हारे जैसे काम नहीं कर सकती है वो एकदम वाले। तो इसीलिए बोला है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैम पर्सन समझ में आया, ये लीगल क्या है? लीगल मतलब बेटा ये कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत बनी हुई है। अभी बात बोली थी ना सेक्शन आपके 2 क्लॉज 20 ने बोली थी। यस मैम, तो उसने यही तो बोला था कि कंपनी वो है, वो कंपनी है जो सेक्शन 220 ने कहा था कि कंपनी वो है जो हमारे कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत बनी है। ठीक है, तो यही तो ये बोल रहा है कि लॉ ने क्रिएट किया, कंपनी एक्ट 2013 ने क्रिएट किया है, जैसे प्रीवियस कंपनी लॉ ने क्रिएट किया। तो ये क्या हो गया? सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, सिंस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वी विल से इट लीगल। लीगल है, कानून के तहत बनाई गई है, इसीलिए बोला गया है कि लीगल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तुम ये मत सोचना मैम इतना डिटेल में क्यों बता रही, एकदम से बता के खत्म करो, नहीं। फीचर सब इस पे ही है तुम्हारे, डेफिनेशन मीनिंग आ गई ना, फीचर उड़ा के आओगे। तो ये मत सोचा करो कि बहुत जल्दी जल्दी होगा कुछ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये पे आओ, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, आपने सोल ट्रेडर पढ़ा है, आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, वहां बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी थी? सोचो, थी हाँ या ना? नो मैम नहीं थी। हाँ नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो ओनर था और जो बिजनेस था वो सेम हो रहा था। क्यों? क्योंकि कल को ओनर को कुछ हो गया तो बिजनेस पे भी नौबत आ जा रही थी। पार्टनर सब दिवालिया हो गए, ठीक है, या फिर पार्टनर्स बीमार हो, मतलब बीमार क्या, मेंटली इनसेन हो गए, तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। ठीक, 2 पार्टनर है, मान लो एक छोड़ के चला गया तो क्या वो अकेले करेगा? खत्म। सोल ट्रेडर में क्या था? एक ही पर्सन था, कल को उसको कुछ हो गया तो बंद ना, दुकान बंद हो जाएगी, ठेला कहाँ कौन लगाएगा? खत्म। बट कंपनी जो है ना, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसका कोई भी अस्तित्व इसके शेयर होल्डर्स के साथ, मेंबर्स के साथ जुड़ा नहीं है। कल को तुमने रिलायंस के शेयर बेच दिए तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी। उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई और लेगा शेयर या कोई नहीं लेगा, कोई फर्क नहीं। हम बंद क्यों होंगे? हमारी एंटिटी अलग है, तुम अलग हो, हम अलग हैं। इसीलिए कहते हैं कि कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, उसके मेंबर्स छोड़ के जाए, रहे ना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना चलती जाएगी। दूसरा, कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, खुद वो एक अलग एंटिटी है जो खुद के कॉन्ट्रैक्ट, खुद की डीलिंग वगैरह हैंडल कर सकती है। इसीलिए बोला गया है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ऑनगोइंग। ऑनगोइंग मतलब कि चलती जाएगी, कॉन्टिन्यूअस, मतलब कल को मेंबर को कुछ भी हो गया तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी अपना कंटिन्यू करती रहेगी, वो चलती जाएगी, तो परपेचुअल सक्सेशन है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है बेटा? लिमिटेड है। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है यहाँ पे।
मतलब तुम शेयर होल्डर हो अगर किसी कंपनी के, तो तुम्हारी जो लाइबिलिटी होगी वो कितनी होगी, जितना तुम्हारा पेड अप शेयर है, जितना तुमने मान लो अनपेड नहीं किया है, बस उतनी होगी, उससे ज्यादा तुम्हें कंपनी को वापस नहीं करना। ठीक, जितने शेयर होल्डर हो तुम, उतनी ही तुम्हारी लाइबिलिटी है। ठीक है, मान लो तुमने जितना पैसा दे दिया, जितना नहीं दिया, कल को वाइंड अप होता है कुछ भी, तुम्हें बस उतना मांगेगी कंपनी, उससे ज्यादा तुमसे नहीं मांगेगी। तो लाइबिलिटी लिमिटेड है। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में तुमने पढ़ा था, लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। अपना घर बेचो, अपनी कार बेचो, कुछ भी बेचो, पैसा दो, है ना, क्रेडिटर्स का पैसा दो, लेंडर्स का पैसा दो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी मेंबर्स की, सब सुनना, मेंबर्स की क्या है, लिमिटेड है। तो मैम कंपनी की क्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? कंपनी की तो अनलिमिटेड होगी। कंपनी कहाँ से कह देगी कि मैं लिमिटेड हूँ, भाई मैं भी लिमिटेड हूँ? तुम लिमिटेड नहीं हो, तुम लिमिटेड नहीं हो, तुमको तो अपना एसेट बेचना पड़े, सब बेचना पड़े, कंपनी तुम बेचो, तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है, बट मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स को फायदा है। ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड है। कॉमन सील है इसके पास। कॉमन सील मतलब मैम कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील बेटा तुमने मोहर देखी होगी, बहुत सारे तुमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे से हुए हैं और कंपनी के यहाँ पे एक मोहर लगी, सील लगी है, वो कॉमन सील। मैम कॉमन सील का क्या फायदा? देखो बेटा, कॉमन सील का फायदा ये होता है कि जैसे मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, एज अ कंपनी, मेरी कंपनी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो मेरी कंपनी को अब भाई कॉन्ट्रैक्ट डन करना है, उसको चाहिए साइन करे, तो साइन की जगह हम क्या करेंगे, उसका स्टैंप लगा देंगे, जो ये शो करेगी कि कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया है अपनी साइड से। तो कॉमन सील वो होती है। अभी क्या है, ये ऑप्शनल है, पहले था कि कंपनी को रखनी होती है, अब ये ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो कॉमन सील रखे वरना ना रखे। ठीक है, एंड द कैपेसिटी टू ओन प्रॉपर्टी, तुम्हें बताए भाई कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका अस्तित्व उसके मेंबर से अलग है, तो वो खुद प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, सू कर सकती है, और बी सूड इन इट्स ओन नेम। इवन कंपनी किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, और कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। तुमने देखा होगा कि कंपनियां केस करती हैं कि इस कंपनी ने इसके ऊपर केस किया है, या फिर तुमने देखा होगा कि इस कंपनी ने गलत काम किया तो इसके ऊपर केस हो गया है, तो केस भी हो सकता है, क्योंकि वो भाई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तुम्हारा अस्तित्व खुद का अस्तित्व है ना, तुम्हारा अस्तित्व मेंबर से अलग, तुम खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम खुद सेल कर रही हो, तुम खुद बेच रही हो अपने नाम पे, तो कल को तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है, और तुम भी केस कर सकती हो। तो कंपनी के बारे में समझे आप, बहुत डिटेल में हमने समझा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तुम्हें अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और जिस बच्चे ने इसको समझ लिया ना, वो फीचर्स अच्छे से लिखाएगा यार, क्योंकि फीचर्स में बस इसको ही और डिस्क्राइब किया गया है, जो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दिया, तो मैं फीचर्स को आपको लाइटली ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ के तहत क्रिएट किया गया है, दैट इज कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, having a separate legal entity, perpetual succession, limited liability of its member, common seal, and the capacity to own property, enter into contract and sue or be sued in its own name. ठीक है, तो ये मीनिंग आप याद रखना। ठीक है, हो जाएगा, याद रख लेना, बेसिक फीचर्स है जिससे पूरी ये मीनिंग बनी है। अब हम आते हैं फीचर्स में। जिन्होंने अच्छे से सुना होगा वो सब ये सब बता लेंगे फीचर्स को, क्योंकि यही हम डिस्कस करके अभी आए हैं कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब कंपनी जो है वो मैन मेड आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसने क्रिएट किया है? लॉ ने। इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि नेचुरल पर्सन क्यों नहीं है, ठीक है। एंड इज ट्रीटेड एज अ लीगल पर्सन फॉर द बिजनेस पर्पज। इसको लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है, बताया था मैंने तुम्हें, मेंबर से अलग, वो खुद के प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है और अपने नाम पे बिजनेस चला सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी है इसके मेंबर्स की, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो लाइबिलिटी है मेंबर की वो लिमिटेड है टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। उनकी पर्सनल एसेट कोई भी रिस्क पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, परपेचुअल सक्सेशन ये भी मैंने बताया, ऑनगोइंग।
मीन्स कंपनी जो है वो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है उसकी, डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, मेंबर्स का रिटायरमेंट हो, इससे इसकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती है। मेंबर आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी साइड में हूं। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या है मैम? ये सेपरेट लीगल एंटिटी से ये आ गया है कि जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग है। क्योंकि बेटा ओनरशिप किसके हाथ में होती है? शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो तुम क्या हो उसके? ओनर हो। ओनरशिप किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन 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 क्या तुम मान लो तुमने रिलायंस का शेयर खरीदा, तुम्हारे पास उसके 100 शेयर है, तो अच्छा ये बताओ कि रिलायंस जो भी अपने डिसीजन लेता रहता है डे टू डे या जो भी प्लानिंग वगैरह करता है, तुम वहां जाके उसको बताते हो कि ये करो या ये ना करो? नहीं मैम, हम तो नहीं बताते हैं। हम नहीं जाते हैं, हम तो बस शेयर होल्डर हैं। मतलब तुम ओनर हो, तुम्हारे पास ओनरशिप है, लेकिन तुम वहां बताने नहीं जाते ना? नहीं मैम। वहां का मैनेजमेंट कौन कर रहा है फिर? मैम मैनेजमेंट जो है वो बीओडी कर रहा है। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा कैसे आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मेंबर्स के ही वोट्स के थ्रू आते हैं। तो तुम अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर देते हो, सब शेयर होल्डर मिलके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर देते हो बीओडी को, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारे बिहाफ पे पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ओनरशिप तो अलग लोगों के हाथ में और मैनेजमेंट जो है वो अलग लोगों के हाथ में। ये इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल और एफिशिएंट हो। मतलब मैम क्योंकि जो बीओडी है अगर वो मैनेजमेंट कर रहा है तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई हल्के लोग नहीं है, उनको बहुत ही नॉलेज है, एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कंपनी को कैसे चलाना है। तुम्हें भले ही ना पता हो तो अच्छा मैनेजमेंट होगा। कॉमन सील मैंने बोला ऑप्शनल है। अभी ट्रेडिशनली कंपनी जो है वो कॉमन सील यूज करती थी अपने ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह, अभी ऑप्शनल है। ठीक है, कंपनी चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे। तो ये तुम्हें समझ में आया? ये देखो कॉमन सील का मैंने ऐसा है बनाया है। मान लो कोई मेरी कंपनी है निहारिका एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो मेरी कंपनी है इसकी मैंने मोहर लगा दी। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन सील जो है वो अब क्या है? ऑप्शनल है। बेटा नोट्स वगैरह जो भी ये चाहिए हो ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लास्ट जो है स्लाइड उसमें मैंने स्कैनर शेयर किया है तो उसको स्कैन करके। ठीक है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूट ये भी बता दिया मैंने, वो सू भी कर सकती है, उसको भी कोई सू कर सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ये नया है कि जो शेयर हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैम ये बता दो। देखो बेटा जो पार्टनरशिप थी ना, मैं तुमको उससे बताती हूँ रिलेट करके। जो पार्टनरशिप थी ना उसमें जैसे मान लो तुम 4 दोस्त थे, अब 4 में एक कह रहा है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जगह मैं अपने भाई को दे रहा हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप वो पार्टनर बच जाएगा, मैं जा रहा हूँ यार मेरे से नहीं हो रहा अभी। तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता था वहां पे अपना हिस्सा? कर सकता था अगर सारे पार्टनर मान जाते तो मे बी वॉज पॉसिबल, अदरवाइज नो। ठीक, बट कंपनी में क्या है, कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, तो तुम वहां पे अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा मैम फ्रीली ट्रांसफर मतलब अरे तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर है, कल को तुम्हें बेचना है, तुम बेच दो, कोई और ले लेगा। कोई लोड नहीं है उस कंपनी पे, पब्लिक कंपनी पे, कि तुम हमारा शेयर किसी को नहीं दे सकते, तुम हमारे मेंबर तुम ही रहोगे और कोई नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यू कैन ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी में बेटा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ट्रांसफर और शेयर में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वो कि मतलब अगर वो सबका कंसेंट है तो अलाउ है, अदरवाइज नहीं है, आप नहीं ट्रांसफर कर सकते शेयर को फ्रीली, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अलाउ करता है कि आप अपनी ओनरशिप को चेंज कर लीजिए बिना किसी रिस्क के। ठीक है, तुमको कोई लोड नहीं है। तो दिस अलाउ इजी चेंज ऑफ ओनरशिप विदाउट अफेक्टिंग द कंपनी एग्जिस्टेंस। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, कंपनी के पास राइट है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। ठीक है, मेंबर्स आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी, ये याद रखना
ये मेंबर जो है ना वो कंपनी के प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो जाते। कल को तुम कहो मेरे पास तो रिलायंस का शेयर है, मैं तो उस कंपनी के प्रॉपर्टी का ओनर भी हूँ, कल को मैं कंपनी के एसेट भी बेच सकता हूँ अपने नाम पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के एसेट कंपनी के एसेट है, ठीक है, कंपनी के एसेट कंपनी के एसेट है, वो बेचेगी वो खरीदेगी, वो उसका लोड है, तुम नहीं बन जाओगे उसके ओनर, ठीक है, ये याद रखना। मेंबर्स कभी भी कंपनी के प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है। क्लियर? तो जितने स्क्रीनशॉट लेने हैं आप लोग ले लो। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी पे। मैम टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी है, कितने तरीके की कंपनी हो सकती है? तो बेटा कंपनी के जो टाइप्स है ना उनको हम बहुत सारे बेसिस पे, आधार पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब टाइप्स तो बहुत है, तुम बेसिस के हिसाब से आराम से याद रख सकते हो। कौन कौन से बेसिस हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ उसके बेसिस पे हम कंपनी को क्लासिफाई करेंगे। दिस क्लासिफिकेशन टेल हाउ द कंपनी इज फॉर्म, कंपनी कैसे फॉर्म हुई है उसके बेसिस पे कंपनियां जो हैं वो कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की। पहला है स्टेचुरी कंपनी, दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। स्टेचुरी कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनी होती है जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनी होती है। किसके थ्रू? स्पेशल एक्ट के थ्रू। मतलब इनका कोई स्पेशल एक्ट होता है, मतलब कंपनी एक्ट के नहीं, स्पेशल एक्ट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी होती है। ये कंपनियां जो है वो पब्लिक के वेलफेयर और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए काम करती है। कंपनी क्या करती है? पब्लिक के वेलफेयर, जन कल्याण के लिए काम करती हैं ये कंपनियां। देखो भाई, लॉ आपका पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो कंपनी बनाएगा वो ऐसी ही बनाएगा जो यार पब्लिक का वेलफेयर के बारे में सोचे, कंट्री के बारे में सोचे, ठीक। तो ये वो कंपनी होती हैं जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सिंस याद रखना वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बन रही है, स्पेशल एक्ट पास किया गया उसके लिए, तो भाई कोई स्पेशल पर्पस होगा, वो क्या होगा? जन कल्याण, ठीक। देयर पावर्स, ड्यूटीज एंड मैनेजमेंट आर रिटन इन एक्ट इटसेल्फ। जो भी इसका एक्ट होगा, मतलब हर कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बन रही है उनके अपने खुद के एक एक्ट होंगे। उन एक्ट में उनकी जो पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो ड्यूटीज है कि क्या जिम्मेदारियां उन्हें करनी है, क्या मैनेजमेंट होगा, वो सब लिखा रहता है। जैसे आरबीआई स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी, एलआईसी उसका स्पेशल एक्ट आया, पार्लियामेंट से पास हुआ, देन एलआईसी बनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ठीक, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसकी जो भी ड्यूटीज है, इसकी जो भी पावर है, वो सब कहाँ लिखी हुई है? वो सब इसके स्पेशल एक्ट में लिखी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर, तो ये सब क्या है? तुम्हारी स्टेशनरी कंपनी है, ठीक। रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? ये वो कंपनियां हैं जो कंपनी एक्ट 2013 या अर्लियर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करी गई हैं। ये देखो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी हुई है, कंपनी एक्ट का कोई रोल नहीं है इनमें, इनका स्पेशल एक्ट है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, उसके आधार पे ये कंपनियां बनाई गई हैं। ये इनका खुद का एक्ट है, ये उसके अनुसार कार्य करती हैं, ठीक। लेकिन जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो कौन सी है? वो कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 और उससे पहले वाले कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड करके बनाई गई हैं, फॉर्म करके बनाई गई हैं, वो होती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। मोस्ट कंपनीज जो इंडिया में है वो रजिस्टर्ड कंपनीज ही हैं, मतलब कंपनी एक्ट के तहत बनी हुई है। इनका फॉर्मेशन जो है वो कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, मतलब इनकी जो पावर है, ड्यूटीज है, राइट्स है, वो सब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी, ये स्टेशनरी कंपनी, डिफरेंस तुम्हें क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे भी कंपनी के काफी टाइप्स हैं। मैम क्या टाइप हो सकता है? देखो 3 टाइप तुम समझोगे। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मैम लायबिलिटी तो हमें पता है कि लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, अभी इसमें 3 टाइप क्या बता रही है आप? देखो लिमिटेड है, लेकिन कैसे लिमिटेड है?
शेयर से लिमिटेड है या गारंटी से लिमिटेड है, उसके बेसिस पे वी कैन डू दैट। ठीक 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 ठीक। और मैम अभी तो बोला लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर ये अनलिमिटेड कहाँ से आ गई, ये भी टाइप है। चलो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कौन सी है, वो कंपनी जिसमें लाइबिलिटी मेंबर की कितने तक लिमिटेड है, जितना उनका अनपेड अमाउंट है शेयर का। कितने तक लिमिटेड है, जिनका अनपेड अमाउंट है शेयर का। मैं हूं, मैंने कंपनी के 1000 शेयर लिए थे, 10 रुपए का था एक, ठीक 10 रुपए का था, 1000 लिया, मतलब 10,000 के शेयर है मेरे पास। ठीक, अभी मैंने उस 10,000 रुपए में कंपनी को 8,000 रुपए दे दिए हैं यार, तो मेरी लाइबिलिटी मैम कितनी लिमिटेड, जरा बता दो बेटा। तुम्हारी लिमिटेड लाइबिलिटी जो है, तुम दे चुके हो ना 8,000, कल को कंपनी तुमसे जितना पैसा मांग सकती है वो सिर्फ 2,000 मांग सकती है। वाइंड अप होगी तो बस तुम्हें वो 2,000 देने, डेट्स इट। तुम्हारी लाइबिलिटी इस तक लिमिटेड है, तो डेट इज व्हाट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड है टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर। समझ में आया, जो उनका शेयर है जिसका अमाउंट जितना अनपेड है, मतलब शेयर में जितना तुमने पैसा नहीं दिया बस उतना ही तुम्हें देना है। अब तुम ये बोलो मैम मेरे पास 10,000 के थे, मैं 8,000 दे चुका हूं, फिर भी कंपनी मुझसे पूरा 10,000 मांग रही है, नहीं मांग सकती बेटा, दे चुके हो ना 8,000, अब 2,000 दो बस। ठीक, तो तुम्हारी उतनी लिमिटेड है। जैसे इफ अ मेंबर परचेज शेयर फॉर 10,000 एंड पेड 8,000, तो अब लायबिलिटी सिर्फ तुम्हारी 2,000 की ही है। नेक्स्ट टाइप इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे तुम्हारी लाइबिलिटी जो है वो शेयर तक, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे तुमने बोला कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो कब जनरेट होगी, जब कल को तुम वाइंड अप हो रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं उस टाइम पे सपोर्ट करूंगा तुम्हें। तो मेंबर गारंटी फिक्स अमाउंट टू पे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया कि यार कल को तुम वाइंड अप होते तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए गारंटी देता हूं कि उस टाइम पे दूंगा जरूरतों के लिए। तो मेरी लायबिलिटी यहाँ पे कोई शेयर वेयर से लिमिटेड नहीं है, मेरी लायबिलिटी यहाँ पे गारंटी से लिमिटेड है कि कल को कुछ होता है वाइंड अप के टाइम तो आई विल बी देयर, और जो फिक्स अमाउंट मैंने बताया 1,00,000 आई विल पे दैट। ठीक, तो ये हो गई आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कॉमन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, मतलब बेटा जो एनजीओज वगैरह होते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो गारंटी देते हैं कि यार कल को एनजीओ में कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, वाइंडिंग अप होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उस टाइम पे मैं इसको सपोर्ट करूँगा और मैं 10 लाख तक की मदद करूँगा। तो ये हो गई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी वो क्या है, अनलिमिटेड, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी है। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी चली जाएगी कंपनी के डेट को पे करने के लिए, और बहुत ही रेयर होती है बेटा। ये तुमको लगता है कोई कंपनी ऐसी बनाएगा, तुमको लगता है कोई अनलिमिटेड कंपनी बना देगा, ये तुम्हें लगता है कि तुम अनलिमिटेड कंपनी के कभी मेंबर बनना चाहोगे, जहां तुमको पता है कि कल को कुछ डूबता है तो मेरा घर भी जाएगा, करोगे? नो मैम, नहीं करेंगे। तो ये केस बहुत ही रेयरेस्ट है, मतलब ऐसा यार रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हमारी 3 टाइप की कंपनी हो गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके नेक्स्ट टाइप के साथ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कितने हैं मैम, उसके आधार पे भी हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि कंपनी का नेचर और साइज क्या है। ठीक, देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो सकती है, या मैंने पब्लिक बोल दिया क्या, कंपनी प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। मतलब अगर तुम्हारे पास मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम बस 200 तक मेंबर हैं, या 200 तुम पार ही नहीं कर रहे हो, बस उसी के अंदर ही हो, ठीक, 2 से 200 के अंदर हो, 200 तक हो, तो ये तुम्हारी कंपनी क्या होगी, ये तुम्हारी कंपनी हो जाएगी प्राइवेट कंपनी। सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट करता है शेयर के ट्रांसफर को, मतलब मैम, मतलब ये पब्लिक में फायदा है कंपनी में, तुम अपने शेयर को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। यहां पे तुम्हें रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली।
आप फ्रीली नहीं किसी को अपना शेयर दे सकते। अरे भाई हम 200 मेंबर बने हुए हैं यहाँ पे, या 200 से कम मान लो। हम एक प्राइवेट कंपनी है, हम कोई पब्लिक कंपनी नहीं। आप किसी को पब्लिक में उठा के अब मेरा शेयर बांट दो या ट्रांसफर कर दो, नहीं यार, रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको करना, आप सबसे सहमति लीजिए, उसके हिसाब से वी विल डिसाइड कि अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो री इश्यू कर सकते हैं, वो वी विल डिसाइड, बट आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट इज कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू बाय द शेयर। ये सब पॉइंट बहुत अच्छे बेटा, याद जरूर रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो कोई भी मिस मत करना। ये जनरल पब्लिक को नहीं अलाउ कर सकती कि अपने शेयर को बेचे। जैसे तुमने नहीं देखा होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी अलाउ करती है साधारण पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है कि आओ हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो, नहीं यार, नहीं करती है, वो नहीं अलाउ है इसको। क्विकर डिसीजन, मोर प्राइवेसी, ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी है, कम लोग हैं, जल्दी डिसीजन ले लेंगे एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी, प्राइवेसी भी रहेगी, ठीक है, प्राइवेसी भी रहेगी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 में दी हुई है, क्या दी है, मिनिमम कितने मेंबर है, 7, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। शेयर फ्रीली ट्रांसफर है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं था, यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर है। पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, पब्लिक को अपना शेयर इश्यू कर सकती है, यहाँ नहीं कर सकती है। मोर ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन, भाई तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, सब कुछ पब्लिक को दिखानी है। हर साल तुम क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, तुम्हारी क्या लायबिलिटी है, क्या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तुमको सब करना है। क्यों मैम, क्यों करना है इसको, तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो ना, किससे पैसा ले रहे हो, आम जनता से पैसा ले रहे हो, एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयज मान लो बाहर गए, तुम्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी के भी हैं, इवन तुम्हारे जो कस्टमर हैं, तुम्हारे जो इन्वेस्टर है, सब तुम्हारे शेयर को खरीद सकते हैं, तुम पब्लिक में जो भी है ले सकता है। तो भाई तुमको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, तुम्हें बताना होगा, तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रॉफिट में हो, तुम लॉस में हो, तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा है, तुम सही से जा रहे हो, नहीं जा रहे, तुम हमें बताओ, तभी एज अ जनरल पब्लिक हमें भरोसा होगा और हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएंगे। तो ये होता है कि इसको बताना पड़ता है, तो जब बताना पड़ेगा तो भाई तुम ट्रांसपेरेंसी रखोगे और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्लियर हुआ, ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना फिर कहोगे मैम आप रुकती नहीं है, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल के बेसिस पे मैम कैसे, मतलब बेटा कंट्रोल किसका है कंपनी में, ओके, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया मैम हमें प्राइवेट पब्लिक समझ में आया, हमें लाइबिलिटी वाला मजा आ गया, एकदम समझ में आ गया, बस हम होल्डिंग और सब्सिडरी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नहीं होंगे, आज से आप नहीं होंगे, क्योंकि आज से आपको हम अच्छे से समझा देंगे। होल्डिंग कंपनी का पहले देख लो क्या बोल रहा है। होल्डिंग कंपनी को बोल रहा है एक कंपनी जो कंट्रोल करती है किसको, दूसरी कंपनी को। ओके मैम, तो होल्ड करना मतलब बेटा क्या, पकड़ना, होल्ड करना अपना। मान लो तुमने अपना किसी के सर पे हाथ रख दिया कि यार मैं तेरे को होल्ड करता हूं, चल, ये क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गई। तो होल्डिंग कंपनी क्या होती है, ये दूसरी कंपनी को क्या करती है, होल्ड करती है। मैम होल्ड कैसे कर रही है, वो भी तो कंपनी है, उसको क्या जरूरत है उसको होल्ड करने की, वो अपना कर लेगी ना, नहीं 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 नहीं। होल्डिंग कंपनियां जो होती हैं वो कैसे होल्ड करती हैं, मतलब ये है कि जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो वो कंपनी उतना अच्छा नहीं कर रही है और मान लो उसके पास उतना अच्छा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो वीक है थोड़ी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसे कुछ कंपनीज को मान लो अडॉप्ट भी कर लेती हैं कि हम आपके शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, हमारी ओनरशिप उसमें बढ़ जाएगी लाइक 51% या उससे ज़्यादा। और जब हमारे शेयर के अकॉर्डिंग या हमारे आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनको मेजॉरिटी में अगर हम अपने अंडर ले आते हैं तो इसमें हम आपको होल्ड करेंगे। हम होल्ड करेंगे तो मतलब मैं बताऊंगी कि तुम्हें अब कैसे चलना है, आई विल टेल यू कि तुम्हें कैसे चलना है, तुम क्या करो जिससे तुम आगे और ग्रो कर पाओ। इवन
ऐसे भी कर सकती है। इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां खोलती हैं अपने ही अंडर, उनको नाम देती हैं सब्सिडरी कंपनी और कहती है कि ये कंपनी मेरी बच्ची है, मेरा इसके ऊपर हाथ है, मैं इसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैं इसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर को होल्ड करती हूँ, तो आई एम द होल्डिंग कंपनी। इसके जो भी डिसीजन है, जो भी डायरेक्शन है, वो सब मैं बताऊंगी बिकॉज मैं उसकी होल्डिंग कंपनी हूँ। तो मतलब वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को होल्ड करती है वो कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी। होल्ड कैसे करेगी? होल्ड करेगी बाय हैविंग मोर देन 50% ऑफ शेयर। उसके जितने शेयर है उसमें उसका कितना कंट्रोल होगा? 50% से ज्यादा। अगर मैं कोई कंपनी हूं और मेरा किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर का हिस्सा है, इसका मतलब मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। तो जब मेरे पास है तो मैं क्या हो गई? उसकी होल्डिंग कंपनी। अब मैं बताऊंगी कि उस कंपनी को क्या करना है, कैसे चलना है, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं। आई विल बी देयर। ठीक, कंट्रोल करे या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, या तो मोर देन 50% शेयर हो, या तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करे? कंट्रोल करे। जैसे आपका पब्लिक कंपनी है, उसमें 7 हैं, तो 7 में मेजॉरिटी मतलब 4 या 4 से ज्यादा तुम डायरेक्टर्स को क्या कर रहे हो? तुम डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हो, तो तुम क्या हो जाओगी? उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो जाओगी। ठीक, होल्डिंग कंपनी मतलब एक तरीके से तुम्हारे पापा, वो तुम्हें पूरी तरीके से बताएंगे तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं। मतलब तुम अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। नाउ यू कांट से कि आई एम इंडिपेंडेंट कंपनी। नो 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 नो, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी मतलब होल्डिंग कंपनी की तुम सब्सिडरी हो, होल्डिंग कंपनी का हाथ है तुम पे, उसके पास तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ शेयर, उसके पास तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है, वो बताएगा अब तुम्हें क्या करना है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो कंट्रोल होती है होल्डिंग कंपनी से। इसकी बच्ची कौन है? सब्सिडरी है। एग्जाम्पल, टाटा सन होल्डिंग है और टाटा मोटर्स उसकी सब्सिडरी है। जैसे टाटा सन्स ने क्या कर दी? टाटा मोटर्स बना दी। टाटा मोटर्स बना दी मतलब इसके पास इसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, ये या तो इसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। मतलब टाटा सन्स बताता है कि टाटा मोटर्स को क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये अपने हिसाब से चीजें आप नहीं कर सकते, ये इसके परमिशन में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी। क्लियर हुआ? और भाई जो डायरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल कर रहा है, भाई डायरेक्टर्स को ही सारे डिसीजन वगैरह लेने, बड़े बड़े फैसले, जब डायरेक्टर्स ही मेरे कंट्रोल में एज अ होल्डिंग कंपनी, तो मैं बताऊंगी ना कैसे क्या होना है। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर मेरे हिसाब से चलेगा ना अभी। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। क्लियर हुआ? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी क्या है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ओनर कौन है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के अलावा। तो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताएगा। गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी जिसमें 50% या उससे ज्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करे। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट का क्या? जहां पे मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करे, वो नॉन गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जहां पे मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जहां मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म होल्ड कर रहे हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वेरी सिंपल, क्लियर टू यू ऑल। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनी। स्पेशल मैम कुछ स्पेशल है इसमें, दैट इज 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। 1% कंपनी ओपीसी का कॉन्सेप्ट है। ओपीसी का कॉन्सेप्ट है मैम, क्या कॉन्सेप्ट है कि 1% भी अपनी कंपनी बना सकता है। मैम 1% तो शेयर होल्डर, मैम 1% तो आपको बताया था वो सोल ट्रेडर होता है, वही कर सकता है 1%। नहीं, नया कॉन्सेप्ट है। आप 1% हो, आप कंपनी बनाना चाहते हो, आप कहते हो नहीं यार मेरे को शेयर, मुझे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर निकल रहा है, मुझे क्या कहते हैं प्रोपराइटर वाला नहीं चाहिए, वहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, नहीं 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 नहीं, मुझे तो कंपनी के बेनिफिट्स चाहिए। कोई बात नहीं है, 1% कंपनी बना लो। क्या कर लो? 1% कंपनी बना लो, सिंगल ओन करो उस कंपनी को। जो भी छोटे बिजनेस है वो अगर कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार मेरे को कंपनी वाले फायदे चाहिए, मेरे को कंपनी वाले फायदे चाहिए, मेरे को लाइबिलिटी क्या चाहिए, अपनी लिमिटेड चाहिए, ये वो, तो तुम काम करो, तुम 1% कंपनी बना लो। ठीक, यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी कंपनी के हिसाब से कंप्लाइंसेस हैं वो भी कम है, पर प्राइवेट पब्लिक में तो कंप्लाइंसेस हैं, बट 1% में उतने नहीं है, वो तुम्हारे लिए फायदा है।
हाँ, यहाँ पे तुम्हें एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये मत सोचा कि तुम बस अकेले करोगे, तुम्हें एक नॉमिनी भी रखना पड़ेगा। नॉमिनी मतलब मैम, नॉमिनी मतलब बेटा ये ना कि मान लो कल को ये इसको कुछ हो गया तो 1% कंपनी का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी का। तो मैम फिर ये तो कॉन्सेप्ट हिल जाएगा यहाँ पे, इसीलिए तुम नॉमिनी अपॉइंट करो। कल को तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो नॉमिनी क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। 1% कंपनी चलती रहेगी, तो नॉमिनी आप करेंगे। इसके अलावा डायरेक्टर्स भी आप कर सकते हैं, एक डायरेक्टर या मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट है उतने तक आप जा सकते हैं, ठीक है। आई गेस 20 समथिंग इज देयर, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली वो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती है, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पर्पस है एजुकेशन, सपोर्ट, स्पोर्ट्स बता रही हूँ, चैरिटी, रिसर्च। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती है, मतलब यहाँ पे इनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे कि एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, चैरिटी हो गया, वो हो गया, ठीक। ओके, सेक्शन 8 हो गया। 1% कंपनी भी आपका क्लियर है। ओके, मैक्सिमम जो लिमिट है डायरेक्टर की वो 15 है, क्लियर हो गया। मैक्सिमम कितनी है डायरेक्टर की लिमिट, 15 है, 60 लिख गया। ओके, अब चला ही जाएगा। मैक्सिमम 15 है, याद रखना, मैं मूव कर रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट इज स्पेशल टाइप में स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मैम वो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर एज पर जो भी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब टर्नओवर, पेड अप कैपिटल जो भी कंपनी एक्ट में लिमिट तय कर दी गई है वो उतना नहीं है, लेस है टर्नओवर बेसिकली, तो इनको स्मॉलर कंपनी बोलते हैं। इनको भाई स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी है, तो इनमें क्यों तुम इतना दबाव, रूल्स रेगुलेशन का झोल डालो, इनके ऊपर उतना नहीं है भाई, कंप्लाइंसेस इनको कम करनी होती है, और पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं। तुम ये सोचो तुम पब्लिक कंपनी बन जाओ और तुम छोटी कंपनी भी रहो, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट, ठीक। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ये कंपनी जो है वो कंपनियां होती है जिनके शेयर क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब इनके शेयर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएंगे, आप आराम से उसको बेच खरीद सकते हो, तो वो कंपनियां होती है लिस्टेड कंपनियां, जैसे रिलायंस एंड फर्चेस। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कहीं भी लिस्टेड नहीं है, मतलब इनके शेयर को तुम खरीद और बेच नहीं सकते हो क्योंकि ये तुम्हें मिलेंगे ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये कौन सी कंपनियां हैं, अनलिस्टेड कंपनियां। मैम फायदा किसमें है, लिस्टेड में अनलिस्टेड में? बेटा लिस्टेड में लोगों को भरोसा रहता है, ट्रस्ट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लोगों को पता है तुम रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज में, तुम्हारी वैल्यू है, वर्थ है तुम्हारी। नेक्स्ट और लास्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 में आपको दी गई है। फॉरेन है विदेशी कंपनी, मतलब वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया बनी है, हैज अ बिजनेस प्लेस और ऑफिस इन इंडिया, बनी बाहर है, इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, लेकिन बिजनेस वगैरह कहाँ कर रही है, भारत में कर रही है, ठीक। कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज इनसाइड इंडिया, जैसे गूगल इंडिया बाहर बनी है लेकिन बिजनेस इसका अंदर भी है, इंडिया में भी कर रही है गूगल इंडिया, अमेजॉन इंडिया, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो आपको दिख जाएगा। रजिस्टर्ड फॉरेन एंटिटीज हैं, मतलब बाहर विदेश में है ये, इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड हुई, लेकिन भारत में ये अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फॉरेन कंपनी। ओके, नेक्स्ट जो आएगा आपका वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी मैम कैसे बनती है। देखो कंपनी बनने का तरीका क्या है, सबसे पहले कौन सी स्टेज है, कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेजेस की बात करेंगे। जो सबसे पहली स्टेज है वो है आपकी प्रमोशन स्टेज। क्या है, प्रमोशन स्टेज, मतलब कंपनी बनने से पहले। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मिंग अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो पहला कदम है आपका वो है आपका प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर कौन,
प्रमोटर वो पर्सन जिसने बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया कंसीव किया है, जिसने स्टेप्स लिए हैं कंपनी को लीगली फॉर्म करने के लिए। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे ये कंपनी बनानी चाहिए, तो आई एम प्रमोटर, कि मैंने ये आइडिया कंसीव किया कि मुझे कंपनी को फॉर्म करना है, ये मेरा आइडिया है और मैं उसके लिए काम करती हूँ ताकि वो कंपनी बन जाए। तो आई एम प्रमोटर। और ये पहला स्टेप, भाई आइडिया आएगा, आप एफर्ट्स करोगे, स्टेप्स लोगे फॉर्म करने के लिए, तभी तो कंपनी बनेगी। तो प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो पर्सन है जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि इसकी कंपनी बनानी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको लाता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए वो अरेंज करना, ठीक है, ऑफिस चाहिए रेंट वगैरह में वो अरेंज करना, ये सब कुछ करता है। कंपनी को रजिस्टर्ड करवाता है आरओसी के पास जाके, और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब बनवाता है, ठीक। तो प्रमोटर को आप कभी ये नहीं कहोगे कि ये एजेंट है कंपनी के, क्योंकि अभी कंपनी बनी ही नहीं कि उसका कोई एजेंट बन जाए। प्रमोटर एजेंट नहीं है, प्रमोटर आपके ट्रस्टी भी नहीं है। प्रमोटर भाई कंपनी बनी नहीं कि उसका कोई एजेंट और ट्रस्टी बन जाए। इसीलिए कहते हैं कि प्रमोटर का क्या है, प्रमोटर का कंपनी के साथ क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप, भरोसे का रिश्ता है यहाँ पे। क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है, ये कंपनी बनाने के लिए लगा हुआ है, एफर्ट्स कर रहा है, रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है, फॉर्मेलिटीज कर रहा है, जिससे कंपनी बन जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, फॉर्म हो जाए। तो इसका क्या एक भरोसे का रिश्ता है, क्योंकि कंपनी को एक तरीके से जब बनेगी तो भरोसा रहा होगा कि यार इसने ही हमें बनाया है और इसने कोई हमसे बनाते समय कोई भी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करी है, और ये भी पूरी शिद्दत के साथ बिना किसी उसके कि मैं कंपनी को बनाते बनाते अपना जेब भी भरता जाऊं, बिना उसके ये कंपनी बनाता है, ठीक। तो प्रमोटर क्लियर हुआ कि क्या है, और ये पहली स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है कंपनी को फॉर्म करने की। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं प्रमोटर की, जो डिटेल में मैं अगर चाहूँ तो मैं बता भी सकती हूँ। वो ये भी है कि प्रमोटर जो है ज़रूरी नहीं कोई एक पर्सन ही हो बेटा। थोड़ा दिमाग में लगे अरे पर्सन नहीं है तो फिर मैम बेटा कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप, ये लोग भी कंपनी मतलब बना सकते हैं, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पर्सन ही हो। दूसरा जो प्रमोटर होता है ज़रूरी नहीं कि शुरुआत से ही जुड़े, जैसे यहाँ बोला है ना फॉर्म करता है, आइडिया लाता है, वो भी प्रमोटर है, वो भी प्रमोटर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी चल रही होती है और कंपनी को समझ में नहीं आता है कि यार अब आगे और क्या हम कर सकते हैं, किस डाइवर्सिफाई में जाएं, तब भी कोई पर्सन आता है वहाँ पे उसको वो गाइड करता है कि हम इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, वो दिशा दिखाता है, वो भी पर्सन प्रमोटर है, ठीक। तो प्रमोटर जरूरी नहीं कि शुरुआत से जुड़े, वो बीच में भी आ सकता है। क्लियर? तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बता दी हैं नॉलेज के लिए, बाकी तुम इतना याद रखो काफ़ी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रमोटर के मैम काम क्या है? पहला तो बिजनेस का आइडिया लाना, स्टडी करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, मतलब देखना कि भाई जो तेरा आइडिया है क्या उसके हिसाब की टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब का पैसा, फंडिंग सब अवेलेबल है या नहीं है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा एप्लीकेबल। कंपनी का नाम रखना, कंपनी के लिए शुरुआती कैपिटल अरेंज करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, ये सब तैयार करना। बैंकर्स, ऑडिटर, एडवाइजर्स कंपनी को चाहिए होंगे, ठीक है, वो उनको अपॉइंट करना और कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, ये सब इसके काम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर का काम क्या है, आइडिया लाना, देखना आइडिया फिजिबल है या नहीं, कंपनी का नाम रखना, नामकरण के बाद कैपिटल लाना, शुरुआती डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना, जो लोग चाहिए होंगे लाइक बैंकर्स चाहिए होंगे, ऑडिटर्स चाहिए होंगे, उनको अरेंज करना, उनको अपॉइंट करना और कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, ठीक। तो ये शुरुआती काम जो है वो प्रमोटर करता है, और प्रमोशनल स्टेज आपकी पहली स्टेज है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है आपकी इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज मतलब यहाँ पे प्रमोटर ने सारे काम कर दिए हैं, अब वो क्या करा, रजिस्टर वगैरह करवाया होगा, अब वो कंपनी को लीगल बर्थ देता है। मतलब प्रमोटर सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाके सबमिट कर देता है। मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा? आरओसी क्या है मैम? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर मतलब इसका तो डिवीजन में बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट इतना याद रखो कि हर स्टेट में आरओसी होते हैं,
और जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी के, ये जो रजिस्टर्ड होते हैं वो कंपनी को अपने अंदर रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। तुम कहीं पे भी हो, जैसे तुम यूपी में हो, कुछ बिजनेस खोलो, तो तुमको वहाँ पे जो भी आरओसी यहाँ पे है, वहाँ पे तुम्हें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी समझ में आएगा कि तुम लीगली एग्जिस्ट करते हो, अदरवाइज तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो रजिस्टर्ड किए बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हें रजिस्टर्ड करवाना होगा, क्योंकि तभी तुम कह सकते हो कि तुम किसी के ऊपर केस कर सकते हो, कोई तुम पे केस कर सकता है, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तो तुम कैसे ये सब कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कैसे कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी का जन्म होता है, लीगली वो आती है एग्जिस्टेंस में। प्रमोटर को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं आरओसी के पास, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एमओए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल है जो उनके मेंबर बने वो डिक्लेरेशन देते हैं, वो भी सबमिट करना है। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस कहाँ खुलेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका लिस्ट। डायरेक्टर की कंसेंट कि हाँ भाई वी आर डायरेक्टर, वी आर गोइंग टू कम, वी आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, डायरेक्टर्स के जो भी है मेंबर्स, ये सबके आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ वगैरह देने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आरओसी के पास भाई देगा, तभी आरओसी इसको रजिस्टर करेगी, वरना नहीं करेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो इसको देने पड़ते हैं, ठीक, इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे। इफ आरओसी सेटिस्फाइड, भाई मैं गई आरओसी की, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया, अगर आरओसी सेटिस्फाइड है तो वो मुझे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई लो तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो गया, तुम्हारा जन्म हो गया है, लीगली तुम्हारा बर्थ हो गया, अब तुम चीज़ें करो, तो ठीक है। और नहीं देगा तो फिर मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी दोबारा से, जो कमियां पूरी करके देन मुझे कराना होगा। तो जैसे मुझे मिल गया मैम, मेरी कंपनी को मिल गया मैम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब क्या, अब कंपनी अस्तित्व में आ गई है, लीगली एग्जिस्ट हो गई है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, अब वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे ओन कर सकती है, अब उस पर भी कोई केस कर सकता है, वो भी केस कर सकती है, और अब उसका एक प्रूफ हो गया कि वो फॉर्म हुई है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो गई, उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब वो फॉर्म हो गई है, एग्जिस्टेंस में लीगली आ गई है, तो जितने भी लीगल काम है अब वो अपने नाम पे कर सकती है। दिस इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज मतलब अब अपना वो बिजनेस को क्या करेगी, कमेंस कर सकती है, शुरू कर सकती है। पब्लिक कंपनी को पहले क्या था, डिटेल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी। बिफोर 2025 का केस बता रहा है कि पब्लिक कंपनीज को, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनको एक डिटेल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता था, लेकिन अमेंडमेंट आए उसके बाद अब सिर्फ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नीड टू फाइल। देखो जो मिल गया, जैसे तुम्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, और तुम प्राइवेट कंपनी हो तो तुम बिजनेस अपना शुरू कर दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई लोड नहीं है। लेकिन अगर तुम पब्लिक कंपनी हो, ठीक, और पब्लिक कंपनी में कौन सी, वो कंपनी पब्लिक की जिनके पास शेयर कैपिटल है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते तभी वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो क्या है, पहला है डिक्लेरेशन देना कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने शेयर जो खरीदा उसका पैसा दे दिया है, पेड कर दिया है। दूसरा, जो भी तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वेरिफिकेशन देना होगा कि यही मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ये दो चीज अगर तुम दे देते हो, अगर तुमने शेयर कैपिटल रेस की है एज ए पब्लिक कंपनी हो, तो तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आफ्टर इसके अप्रूवल के बाद तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही तुम कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसके पास शेयर कैपिटल है, जिसने पैसा रेस किया है, तो तुम्हें ये दो चीजें देनी होंगी, उसके बाद ही तुम्हें अप्रूवल मिलेगा कि तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। क्लियर। तो कुछ चीजें हैं कि भाई देखो, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, प्राइवेट हो तो शुरू करो, इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद ही बिजनेस शुरू करो। लेकिन जो पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी में भी कौन सी, पहले सबको देना पड़ता था, बट अभी सिर्फ वो पब्लिक कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल, जिनके पास नहीं वो भी शुरू कर दो। लेकिन वो पब्लिक कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है, पैसा तुमने लिया है, तो तुम ना ये दो चीज दे दो, ये डिक्लेरेशन दे दो कि शेयर होल्डर ने पैसा सारा दे दिया है, और दूसरा तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस को एकदम वेरीफाई करवा दो, उसके बाद तुम बिजनेस शुरू कर लो। तो फिर ये भी अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। तो ये थी लास्ट स्टेज। तो कंपनी फॉर्मेशन की 3 है, प्रमोशनल स्टेज,
इनकॉर्पोरेशन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तीनों हमने अच्छे से पढ़ी है, याद रखना। इसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ाने हैं, छोटे हैं, कवर हो जाएगा, एंड देन हम वाइंड अप करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी को चाहिए होता है? पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज MOA। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मैम आपने बताया भी था कि जो प्रमोटर है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है ROC के पास, उसमें से ये डॉक्यूमेंट था, और ये नहीं देगा तो ROC तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ही नहीं देगा, मतलब मेरी कंपनी का लीगल बर्थ ही नहीं होगा, कंपनी चलेगी ही नहीं। तो मैम क्या है ये बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, MOA इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA इज चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का चार्टर है, मतलब ये ऐसा ढांचा है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कंपनी का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कंपनी की जो भी एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन कर देता है। मतलब मैम, मतलब ये बता देता है कि कंपनी तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी क्या लिमिट है, उसको तुम नहीं जा सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बाउंड्री सेट कर देगा। कंपनी इसके बियॉन्ड एक्ट कर ही नहीं सकती। MOA में जो लिखा है वो बस उतना ही कर सकती है, उसके अलावा वो नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर वो करती है मैम वो कर देती है, फिर तो वो वॉइड कर माना जाएगा, इट इज अल्ट्रा वायरस, दैट इज वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, वो नहीं कर सकती है। तो मैम MOA क्या बताता है, क्या लिखा होता है जो एक्सटर्नल बाउंड्री बता देता है कंपनी की? MOA बता देता है बिजनेस को कि तुम क्या कर सकती हो। जैसे मेरा बिजनेस है यार, मेरा बिजनेस, और मैंने बिजनेस में लिखा है कि मेरा लॉफुल पर्पस ये है, तो मैं जिस पर्पस के लिए बनी हूं मैं वही कर सकती हूँ। मेरे MOA में बता दिया जाएगा कि मैं किस लिए बनी हूँ, मैं कपड़े बनाने के लिए बनी हूँ कंपनी, तो मैं वही करूंगी ना। मैं कल को अफीम गांजा बेच रही हूँ तो क्या अलाउड हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। MOA तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज क्या है, उसके अलावा तुम नहीं जा सकते। तो MOA तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कर सकते हो, व्हाट बिजनेस कंपनी विल डू, तुम कौन सा बिजनेस करोगे, किस लिए तुम बने हो, वो बताएगा। दूसरा, तुम्हारी पावर्स क्या है, तुम्हारी लिमिटेशन क्या है, तुम्हारी पावर्स क्या है, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, तुम्हारी लिमिटेशन क्या है कि तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी बताएगा। शेयर होल्डर और आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि MOA में पता है कि कंपनी जो है वो कपड़े बनाने के पर्पज से बनाई गई है, रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है ये, तो अब तुम्हें यही करना है। अब तुम ये सोचो कि मैं रेडीमेड गारमेंट के हिसाब का लोगों से पैसा इकट्ठा करता हूँ और यार मैं बिजनेस मॉडल चेंज करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, पैसा बहुत आ गया, बिजनेस मॉडल चेंज करो, कुछ और करते हैं, नहीं कर सकते। शेयर होल्डर ने पैसा किस लिए दिया है, रेडीमेड गारमेंट की कंपनी में ट्रस्ट करके दिया है ना, नहीं कर सकते। MOA में बताया गया है तुम्हारा बिजनेस यही है, तुम इसके अलावा नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, कहे तो वॉइड, इलीगल, नहीं जा सकते आप। तो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करता है MOA, क्योंकि MOA में वो पता है कि ये इसलिए बनी है तो पैसा इसी पर्पस में यूज होगा, ठीक। एक्ट लाइक अ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर मतलब क्या, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसमें सब लिखा है, वैसे ही कंपनी के MOA में सब लिखा है, और कंपनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकती, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक। तो ये है आपका MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैम इसमें क्या क्या क्लॉजेस है, क्या क्या है? नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है पूरा डिटेल में लिखा रहता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, पूरे रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में डिटेल्स वगैरह। ऑब्जेक्ट क्लॉज, किस लिए तुम बनी हो, तुम्हारा पर्पस क्या है वो। लाइबिलिटी क्लॉज, तुम्हारी मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, सब कुछ लिखा रहता है, लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है, सब। कैपिटल क्लॉज, कितनी कैपिटल रेज कर सकते हो, ऑथराइज्ड कितनी है, वो सब कुछ लिखा रहता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कितना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, सब कुछ। तो ये सारे क्लॉज होते हैं MOA में, मतलब डिटेल में, मेमोरेंडम एसोसिएशन में डिटेल में सारी बातों पे चर्चा होती है कि तुम्हारा नाम ये है, कल को तुम नाम नहीं बदलोगे, तुम्हारा पर्पस ये है, कल को तुम पर्पस नहीं बदलोगे, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, कल को तुम ये नहीं बदलोगे, अगर करते हो परमिशन लो, ठीक। इसके अलावा तुम्हारी लाइबिलिटी, तुम्हारी कैपिटल, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, सब कुछ MOA में लिखा होता है। अगर ऑल्टर कर रहे हो तो ऐसे नहीं कर सकते, आपको प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, लीगल चीजें करनी पड़ेंगी, देन यू विल बी अलाउड।
AOA क्या है? AOA इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन मतलब ये वो डॉक्यूमेंट्स है बेटा जिसमें जो कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं, इंटरनल रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस वो लिखे रहते हैं। मतलब वो एक्सटर्नल बता रहा है तुम्हारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज क्या, कितना कौन सा बिजनेस कर सकते हो, है ना, कितना कैपिटल रख सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का, ये सब वो सब बाहर की चीज़ें बता रहा है। AOA अंदर की चीज़ों पे बताता है कि तुम्हारी इंटरनल कंपनी के क्या रूल्स रहेंगे, क्या तुम्हारा प्रोसीजर रहेगा, क्या रेगुलेशन रहेगा, मतलब डे टू डे तुम्हारी क्या फंक्शनिंग रहेगी, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। रूल बुक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक तरीके की रूल बुक है कि कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, इंटरनली कैसे इसको ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, वो सब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा। AOA में आपको बताएगा कि अगर शेयर ट्रांसफ़र करने हैं कंपनी में तो आप कैसे कर सकते हैं, शेयर इशू करने हैं तो कैसे करोगे, मेंबर्स की वोटिंग राइट्स क्या हो रहेंगे, डायरेक्टर को अगर तुम्हें अपॉइंट करना है या हटाना है तो वो कैसे होगा, डायरेक्टर्स की पावर क्या होंगी, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट्स होगा। तो मतलब कंपनी को चलाने के अंदर जो भी रूल्स होंगे, चाहे वो शेयर होल्डर, शेयर ट्रांसफ़र हो, शेयर इशू हो, वोटिंग राइट्स हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो, पावर ऑफ डायरेक्टर हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सारे जो डेली फंक्शनिंग में इंटरनल मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेंगे, वो सारे रूल्स आपके AOA में लिखे होते हैं। क्लियर हुआ? AOA में जो भी इंटरनल कंपनी को चलाने के लिए, भाई मैं कंपनी हूँ, मुझे अपनी इंटरनली चीज़ें देखनी रहती हैं कि शेयर को ट्रांसफ़र कैसे करना है, मेंबर्स की वोटिंग राइट्स का क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को कितनी पावर देनी है कंपनी को अंदर मैनेज चलाने के लिए, ठीक है, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करेंगे, मान लो कल को चला गया, तो वो सब तुम्हारा इंटरनल चलाने का जो भी पर्पस है वो सब तुम्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा। लास्ट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है मैम? देखो बेटा, जब पब्लिक कंपनी को बाहर से पैसा लेना होता है तो वो ऐसे ही पैसा नहीं ले सकती है, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें कंपनी सब कुछ लिखती है कि मैं ये कंपनी हूँ, मैं इस पर्पस के लिए पैसा चाहती हूँ, मैं जो भी शेयर जो मेरे सब्सक्राइब करेगा उसका पर वैल्यू ऑफ शेयर इतना है, ठीक है, हमारी कंपनी की पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस ये रही है, हम इतना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले टाइम पे कि पैसा रेस करके हम बनाने वाले हैं, इतना मैं आप लोग को रिटर्न दूंगी, मतलब सब कुछ ये आपको बता देता है ताकि पब्लिक को एक भरोसा हो जाए कि यस ये कंडीशन हमें सब बताई है कंपनी ने खुल के, अब मुझे अगर लगेगा एज अ पब्लिक कि मुझे इसको पैसा देना है, इसके शेयर को सब्सक्राइब करना है तो मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके का इनविटेशन होता है कि वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि हमारे शेयर को सब्सक्राइब करो, और इनवाइट करते समय वो तुमको सारी डिटेल्स दे रहा है अपने बारे में कि हम क्यों आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है। तो prospectus is a public invitation issued by a public company to invite people to buy its share or debenture. Private company cannot issue prospectus. प्राइवेट कंपनी से पब्लिक से पैसा ही नहीं ले सकती तो प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करेगी मैम, ठीक है ना। पर्पस क्या है प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट इशू करने का, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए इसलिए भाई मैं पब्लिक से इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, प्रोस्पेक्टस में मैं सब कुछ बता रही हूँ उनको, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट भी कर रही हूँ, यार मैं सब कुछ बता रही हूँ किस लिए ले रही हूँ पैसा, मैं क्या करूँगी उस पैसा का, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे हम कमा लेंगे, क्या रिस्क है मेरी कंपनी में, मैं तुमको सब बता रही हूँ ना, तो आई एम प्रोटेक्टिंग, मैं तुमसे ऐसे ही फ्रॉड करके पैसा नहीं ले रही हूँ, तुमको मैं सब कुछ बता रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ अपना ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड कर रही हूँ, ठीक है। कल को तुम ये नहीं कहोगे यार मैंने इस कंपनी को पैसा दे दिया और मैं पागल बन गया, नहीं बन सकते यार, वो तुम्हें सब बताएगी अपने प्रोस्पेक्टस पे जब वो तुमसे पैसा लेगी, ठीक। तो ये हो गया आपका लास्ट डॉक्यूमेंट। तो AOA, MOA और प्रोस्पेक्टस याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, हमने इसको भी कवर कर लिया है, ओके। तो ये था कंपनी का फर्स्ट यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, जिसको हमने अच्छे से डिटेल में समझा है। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, इसको स्कैन कर लो, ठीक है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगी, आज ही कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना, चेकआउट कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करो, ठीक है। थैंक यू, स्टे healthy and we'll connect you in next part. So till then, take care of yourself. Thank you.